वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में बात करेंगे कि बानी पीटीआई ने कभी पुरतशद्दुद मुजाहरों की तरगीब नहीं दी। उन्होंने हमेशा पुरअमन जिद्दोजहद पर जोर दिया। 9 मई केस के 2 वादा मुआफ गवाह मुनहरिफ हो गए और इसमें मेंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वासिक क़य्यूम जो अब्बासी जो हैं वो और उमर तनवीर साहब जो हैं उन्होंने 164 के बयान से मुतालिक दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बानी पीटीआई के खिलाफ संगीन नवैयत के इल्जामात से मुतालिक बयानात में कोई हकीकत नहीं है। दूसरा जो अहम एक मुलाकात होने जा रही है उस हवाले से जानेंगे। वारिस रजा और रजा सैयद साहब हमारे एनालिस्ट पैनल में मौजूद हैं। रजा साहब क्या कहना चाहेंगे, ये जो 2 गवाह थे वादा माफ वो मुनहरिफ हो गए और इसमें उन्होंने वजाहत भी पेश की है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये नौजवान रिप्रेजेंटेटिव्स हैं तहरीक इंसाफ के। वासिक क़य्यूम अब्बासी मरी से एमटीए मुंतखब हुए थे, पीटीआई के बड़े फाल सरगर्म और बहुत डायनेमिक किस्म के लीडर हैं। ये मकामी नौजवान हैं और इनको इनकी इसी लीडरशिप कैपेबिलिटी और डायनेमिज्म की बुनियाद पे कुछ मुख्तसर अरसे के लिए पंजाब असम्बली का डिप्टी स्पीकर भी बना दिया गया था। यानी ये इमरान खान साहब की हुकूमत डिसॉल्व होने के बाद का जो बैकड्रॉप था, जिसके अंदर पंजाब में आपने देखा था कि चौधरी परवेज इलाही का एक सेटअप आ गया था। तो उस सेटअप में वासिक क़य्यूम अब्बासी डिप्टी स्पीकर थे और डिप्टी स्पीकर होने की हैसियत से बहुत ही कलीदी किरदार था इनका असेंबली की कार्रवाई के उमूर और मामलात के हवाले से। इसके अलावा रावलपिंडी डिवीजन की जो पॉलिटिक्स है उसमें भी वासिक का बहुत ज्यादा एक्टिव रोल है। और उमर तनवीर का भी नाम शायद आपने लिया, सदाकत अब्बासी, ये भी इसी रीजन के हैं। यानी डिवीजन रावलपिंडी का लगता है और इनकी तहसीलें अलग अलग है, कोई एमएनए है कोई एमपी है। तो ये लोग मुख्तलिफ अदवार में यानी 9 मई के बाद ये लोग अरेस्ट हुए और अरेस्ट होने के बाद कस्टडी में रहे। कस्टडी में रहने के बाद फिर जैसे कि एक मामूल बना हुआ था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है वो लोग अपने घरों को चले जाते थे और बजाय उन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के बाद उनको यानी रिलीज वो हो जाते थे। बेशक उनके मुकदमात की पैरवी चलती थी या जो भी जुडिशियल प्रोसेस होता था उसका, वो उसमें 164 के बयान देते थे वो। तो ये फरवरी के महीने में मेरा ख्याल बयान दिया इन्होंने, फरवरी 2024 में, जिससे अब इन्हेराफ इन्होंने कर लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5-6 महीनों के दौरान इन लोगों ने अपनी पार्टी के साथ अपने रवाबित को बहाल किया और उनको मजबूत किया और पार्टी का इनके ऊपर भरोसा अपनी जगह पे वापस आया और फिर पार्टी ने इनको हिम्मत दिलाई और इनको हौसला दिया और सपोर्ट की और इनको आमादा किया कि ये अपने बयान से पीछे हट जाएं। क्योंकि इस वक्त सिचुएशन ये है कि 9 मई के जो गवाह हैं, खास तौर पर वो गवाह कि जिनका खुद पीटीआई से ताल्लुक है, उनकी गवाही मुमकिना तौर पर बहुत खतरनाक साबित हो सकती है बानी पीटीआई के लिए और बहुत खतरनाक साबित हो सकती है पीटीआई के उन रहनुमाओं के लिए जो बराह रास्त 9 मई की जो बलवा था उसमें बराह रास्त इन्वॉल्व पाए गए थे या जिनके ऊपर बराह रास्त 9 मई के पर्चे कटे हुए, उन सब के लिए ये वाली गवाहियां जो हैं वो बहुत खतरनाक साबित हो सकती हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये पीटीआई ने एक अच्छी इन लोगों पे नौजवान लीडर्स के ऊपर अपनी जो मेहनत की है, तो ये उसका नतीजा है, सामने आया। अब देखना है कि आने वाले दिनों में ये किस हद तक अपनी इस सियासी मौक़िफ़ पे कितना खड़े हो सकते हैं। यानी एक मौक़िफ़ इनका वो था कि जिसके नतीजे में इन्होंने वो बयान दिया और उस बयान के बाद ये इजी हो गए थे। अब इन्होंने उस मौक़िफ़ को तब्दील किया। इसके बाद अब इनके साथ क्या होता है, सियासी तौर पर क्या होता है या कानूनी तौर पर इनके साथ क्या होता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिर उसके बाद क्या पोजीशन होती है। तो ये एक वो ये लफ्ज थोड़ा सा गैर मुनासिब है, लेकिन चूहे बिल्ली का खेल होता है ये, कि इसके अंदर कभी चूहा जो है वो बच के भाग निकलता है, फिर बिल्ली पीछे भाग रही होती है और वो डॉज करता है बिल्ली को, लेकिन वो ये खेल बिल्ली चूहे का ही है। जी रजा साहब, अहम मुलाकात होने जा रही है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और पीएम शहबाज शरीफ साहब के दरमियान, क्या समझते हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें? देखिए, मेरे पास इसका एजेंडा तो नहीं है, लेकिन आई कैन मेक सम कैलकुलेटेड गेसेस अबाउट इट। यानी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या मुमकिना तौर पर एजेंडा पे सियासी नुकात क्या हो सकते हैं। वैसे तो ये बात हमारे नाजरीन के इल्म में होती है और होनी चाहिए कि जब भी 2 बड़े सियासी रहनुमा आपस में मिलते हैं या पॉलिटिकल पार्टीज जब आपस में बात करती हैं या हुकूमत के इत्तेहादी जब आपस में बैठ के बात करते हैं, तो जरूरी नहीं होता कि तमाम एजेंडा आइटम्स जो हैं वो मीडिया के सामने रखते हैं। कुछ निगोसिएशंस, कुछ ऐसे उमूर होते हैं, कुछ ऐसे मामलात होते हैं कि जिनके ऊपर मीडिया
की लाइट में लाए बगैर बात हो जाती है। तो यकीनन ऐसे उन्वानात से मौज़ूआत होंगे इनके दरमियान जो मीडिया की लाइट में नहीं है। लेकिन जो मीडिया की लाइट में आ सकते हैं उन्वानात और जो मेरी नजर से आ रहे हैं, उसमें एक सबसे बड़ा मामला जो है वो तनाजा एक तरह का खड़ा हुआ उस वक्त जब वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने 14 रुपए फी यूनिट बिजली के बिलों में कमी का ऐलान किया पंजाब के लिए और इस रीजन पर मेखाल इस्लामाबाद के लिए। उसके बाद हमने देखा कि मुस्तफा कमाल साहब ने एक फौरी उस पर रद्द-ए-अमल देते हुए हुकूमत सिंध को मुखातिब किया और हुकूमत सिंध से मुतालबा किया कि वो भी किसी नौयत का रिलीफ सिंध के अवाम को फराम कर दे। ज़ाहिर है सिंध एक अलग सूबा है और पंजाब की अमलदारी अलग है उससे। दो के पंजाब और वफाक दोनों एक ही पार्टी के पास है, एक ही फैमिली के पास है। लेकिन मुस्तफा कमाल ने जब उसके ऊपर सवाल उठाया तो फिर ये एक डिबेट बन गई और इस डिबेट में मरियम साहिबा भी फर्दर इंगेज हुई क्योंकि ट्विटर पर बात चली गई थी। और फिर इस डिबेट में पीपल्स पार्टी के सरकर्दा अफराद बशमूल वज़ीर आला सिंध भी इंगेज हो गए। बात यह है कि अवाम को रिलीफ देने में तो किसी भी सियासी जमात को कभी भी कोई एतराज बनता नहीं, हो नहीं सकता उसूली तौर पर। लेकिन बात वही है कि रिलीफ देने के लिए आपके पास वो इकदाम करने की गुंजाइश होनी चाहिए कि जो रिलीफ का बंदोबस्त करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास आपके खजाने में फंड या बजट अवेलेबल है तो आप उस खजाने के बजट से या फंड से कोई भी जरूरी एक्सपेंडिचर बशमूल आवाम को रिलीफ देने वाला मामला जो है कर सकते हैं। तो अब पंजाब ने तो एक बोल्ड डिसीजन लिया 14 रुपए पर यूनिट का। गो के मेरी इत्तलात के मुताबिक अभी तक जो बिल पंजाब में लोगों को आ रहे हैं इस महीने के, उनमें ये 14 रुपए वाला जो कमी है ये अप्लाई और इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। लेकिन चलें ये एक एजेंडा आइटम हो सकता है कि वो यानी पार्टी लेवल पे बात करें कि जी इस मैकेनिज्म को किस तरीके से यूनिफाई किया जाए और किस तरह से इसको एक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग से और पॉलिटिकल डिजास्टर से बचाया जाए। एक तो ये हो सकता है एजेंडा आइटम। दूसरा एजेंडा आइटम बहुत एक अलग एक डिफरेंट टेंजेंट की बात है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आपके नाज़रीन के सामने इसको रखा जाए। आज से 2 रोज पहले भारत में जापान के वजीर आजम ने एक ऑफिशियल दौरा किया और इस ऑफिशियल दौरे के बाद एक मुश्तरका बयानिया जारी हुआ। हम आपसे दो हुकूमतों के सरबराह जब मिलते हैं तो मुश्तरका बयानिया जारी करने की रिवायत डिप्लोमेसी में होती है। तो एक मुश्तरका बयानिया जारी हुआ, रिटर्न में था, गो के जारी वो भारत से हुआ लेकिन उस पर दोनों मुल्कों की कंफर्मेशन थी या दोनों मुल्कों की दस्तखत थी। और उस बयानिया के जो हमसे मुताल्लिक यानी पाकिस्तान से मुताल्लिक सरप्राइजिंगली उसमें पाकिस्तान के ऊपर तनकीद की गई और वो जो एक रिवायती भारतीय मौक़िफ़ रहता है पाकिस्तान के ऊपर क्रिटिसिज्म वो करते हैं कश्मीर के हवाले से और पाकिस्तान के ऊपर वो इल्जामात लगाते हैं 26/11 बंबई में होने वाले जो बम धमाके और हमले थे उनके हवाले से। तो वो मौक़िफ़ इसके अंदर मेंशन किया गया है और पाकिस्तान को यानी पाकिस्तान का नाम लेकर पाकिस्तान पर वो रिवायती भारतीय इल्जामात को मेंशन करके और पाकिस्तान से एक तरह से मुतालबा किया गया है कि जी आप इस सिलसिले में जो है वो अपने रवैये को बेहतर बनाएं। तो ये पाकिस्तान की और जापान की जो 77 साल की तकरीबन हिस्ट्री है बाहमी, इस 77 साल की हिस्ट्री के अंदर आज तक ऐसा नहीं हुआ कि जापान की हुकूमत ने हुकूमत पाकिस्तान या रियासत पाकिस्तान के ऊपर कोई ऐसा हदफ तनकीद उसको बनाया हो। तो ये एक अगर आप इसको डिप्लोमेसी के हवाले से देखें और इंटरनेशनल रिलेशंस और एक्सटर्नल अफेयर्स या फॉरेन अफेयर्स के हवाले से देखें तो एक बहुत बड़ा डिबैकल है, एक बहुत बड़ा डिजास्टर है। और ये डिबैकल और ये डिजास्टर जो है ये पूरी तरह से पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, खारजा उमूर की जो वजारत है उसके ऊपर इसकी जिम्मेदारी जाती है और पाकिस्तान के जो सफीर हैं जापान के अंदर उनके दफ्तर पे और उनकी अपनी कारकर्दगी पे ये सब सवालिया निशान बन जाता है कि इस सिलसिले में उन्होंने पहले से कोई होमवर्क क्यों नहीं किया था और जापान की हुकूमत जो है वो क्यों पाकिस्तान से इतनी डिस्कनेक्टेड या बेबहरा है कि उन्होंने भारतीय मौक़िफ़ के ऊपर अंगूठा लगा दिया और इंडोर्स कर दिया उसको उठा के। जापान को आप यानी इजी ना ले, जापान एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर है। यानी जापान की जो आलमी मंजरनामे पे जापान की जो वैल्यू है, इकोनॉमिक वैल्यू, पॉलिटिकल वैल्यू, वो वेस्टर्न यूरोप और अमेरिका के बराबर की है और उनके लेवल की है। तो जापान की जैसे मुल्क से जो कि रिवायती तौर पे पाकिस्तान का दोस्त मुल्क था, उसका भारतीय मौक़िफ़ को इंडोर्स करना हमारे खारजा दफ्तर खारजा की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। और मुझे लगता है कि बिलावल भुट्टो साहब क्योंकि अभी पिछले दिनों तक जो है वो सेटअप में पोर्टफोलियो था उनके पास इसका उमूर खारजा का, तो मुझे लगता है कि बिलावल साहब जो है इस मामले को भी डिस्कस करेंगे और टेकअप करेंगे
और हो सकता है वो कुछ अच्छे मशवरे दे दें शहबाज शरीफ साहब को, कुछ मुफीद राय दे दें कि किस तरीके से फॉरेन अफेयर्स के मामलात को बेहतर अंदाज से चलाया जा सकता है, क्योंकि डार साहब इस वक्त नायब वजीर आजम बने हुए हैं और वो 26-27 हुकूमती कमेटियों की सरबराही कर रहे हैं, तो उनके पास कहाँ टाइम होगा। जब आप 26-27 कमेटियों को एज अ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर डील कर रहे हो, तो भाई आपको अपनी मिनिस्ट्री को चलाने के लिए आपका जो टाइम है वो डिवाइडेड बाई 27 हो जाएगा, यानी 24 घंटे में से 27 टुकड़े होंगे 24 घंटे के, और उसका एक टुकड़ा जो है वो एक मिनिस्ट्री के मामले को देखने के लिए जाएगा। तो इसका मतलब है कि आपके पास उमूर खारजा देखने के लिए 40 मिनट भी नहीं होंगे 24 घंटे में। तो सर ये एक हाइपोथेटिकल मैंने बात कर दी है, लेकिन मैं वाज़ेह तौर पे कहना चाहता हूँ कि इसाक डार साहब के जेर इंतजाम चलने वाला फॉरेन ऑफिस जापान की जानिब से पाकिस्तान की 77 साल तारीख में लगाए जाने वाले सवालिया निशान के जवाब में अब तक क्या कर रहा है, इस सवालिया निशान का जवाब बिलावल साहब को यकीनन मदद करनी चाहिए। हुकूमत का हिस्सा है, उनको हेल्प करनी चाहिए प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की और शहबाज शरीफ साहब की और इसाक डार साहब की, कि किस तरीके से जापान के साथ अमूमी तौर पे और अक़वाम आलम के साथ खुसूसी तौर पर पाकिस्तान के इमेज को बेहतर बनाने के लिए क्या इक़दाम उठाए जाने चाहिए। जी ठीक है रज़ा सैयद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। वारिस रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू गाइज। ये तमाम तर सूरत हाल है नाज़रीन, जिसमें सबसे पहले हमने बात की जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा जो है वो मुलतवी कर दिया गया और उसमें NOC मनसूख हुआ, NOC मनसूख होने की वजह से जलसा मुलतवी किया गया और सुबह सवेरे आज़म सवाती साहब जो हैं वो मुलाकात के लिए बानी तहरीक इंसाफ के पास पहुंचे, लेकिन उस पर अलीमा खान साहबा जो हमशीरा है बानी तहरीक इंसाफ की, उनकी जानिब से भी रिएक्शन आया जिसपे उन्होंने एतराज़ात भी आयद किए, सवालात भी पैदा किए और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं उनकी जानिब से बहुत मायूसी का आलम जो है वो सामने आ रहा है और उनकी जानिब से जो लीडरशिप है, टॉप लीडरशिप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनको तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है और सवालात के अंबार भी लगाए जा रहे हैं कि मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक अगर जलसा मुमकिन नहीं था तो अवाम या कारकुनान जो है उनको इतना मुश्किलात से गुजर कर वहां पहुंचना तो उनको पहले से आगाह कर दिया जाता। लेकिन इसमें दूसरा पहलू यह है कि हुकूमत की वक्त से जब NOC मनसूख हुआ तो वो भी लीडरशिप भी लाइल्म थी कि इस तरह से पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जलसा मनसूख हो जाए और दूसरी जानिब जो पाकिस्तान के आम शहरी हैं उनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, ट्रैफिक ब्लॉक रही और सड़कों को भी बंद किया गया, कंटेनर्स लगाकर मुख्तलिफ शाहराहों को बंद किया गया। तो ये पाकिस्तान के आम शहरी जो इस्लामाबाद में मौजूद थे उस वक्त, उनके लिए काफी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा उनको भी। और दूसरा इसमें हमने बात की जो बानी तहरीक इंसाफ के हवाले से 2 वादा मुआफ़ा थे 9 मई केसेस में, उनके जानिब से उन्होंने जो है वो इनहराफ कर लिया। उनकी जानिब से कहा गया कि ऐसा कभी नहीं कहा, बानी तहरीक इंसाफ ने हमेशा से जोर दिया कि जिद्दोजहद की सियासत करनी चाहिए और इस पे हमने बात की। और इस पे ये देखने वाली बात है कि 8 सितंबर को अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करने जा रही है तो इसमें इजाजतनामा भी मिल चुका, NOC भी उसमें पास आउट कर दिया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के हवाले भी कर दिया गया। अब उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं वो किस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं, चूंकि ये पिछले 3-4 दफा ये सिलसिला हो चुका कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पहुंचे, रास्ते में थे और जलसा मनसूख हो चुका। अब देखना यह होगा कि 8 सितंबर को कितने पुरजोश तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान निकलते हैं और लीडरशिप जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उनका लाहेअमल क्या होगा। और दूसरा हमने बात की जो अहम मुलाकात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उनकी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की मुलाकात हो रही है, होने जा रही है और इस मुलाकात में किन किन पहलुओं की बात की जाएगी वो भी हमने डिस्कस किया। और इस पे जो कुछ रोज से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जो अहम लीडरशिप थी उनके एक दूसरे पे तनकीद के भी जो है वो वार किए जा रहे थे, उनको भी जेर बहस लाया जाएगा, ये भी सामने आएगा। नाज़रीन आज के लिए इतना, अपने मेजबान हमजा भट्टी को इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।